देखो, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मैंने आपको पिछली क्लास में कंसेप्ट रेशियो के अंदर हमने मैंने पिछली क्लास में रेशियो में तुमको डेट इक्विटी रेशियो पढ़ा दिया था। अब डेट इक्विटी के बाद डेट इक्विटी, अब बातें नहीं प्लीज बिल्कुल भी। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको एक तो डेट इक्विटी रेशियो पढ़ाया था, जहां फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। फिर टोटल एसेट टू डेट बताया था, टोटल एसेट अपॉन डेट। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट और टोटल एसेट मतलब फिक्स और करंट एसेट दोनों आ गए। प्रोप्राइटरी रेशियो बताया था, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटर फंड मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। और लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताया था। तो हमने क्वेश्चंस कहां तक कर लिए थे? लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हम लोगों ने? क्वेश्चन 52। ठीक है, अब आ जाओ एक बार क्वेश्चन 55 पे। क्वेश्चन 55 देखेंगे सब लोग। देखो, आप टोटल डेट गिवन है 12 लाख। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी 2 लाख गिवन है अपने को। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी इंक्लूडेड शेयर होल्डर फंड में, वो अलग से नहीं लेना है। करंट एसेट 5 लाख है, वर्किंग कैपिटल 1 लाख है। टोटल एसेट टू डेट। अब टोटल एसेट टू डेट का क्या फॉर्मूला होगा बोलो? टोटल एसेट अपॉन डेट। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड टोटल एसेट? और डेट मतलब क्या होगा अपना? लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा, अब मेरे को बताओ, आपका टोटल डेट 12 लाख है, आपको वर्किंग कैपिटल 1 लाख गिवन है, तो शॉर्ट टर्म डेट निकल जाएगा। तो 1 लाख इक्वल टू करंट एसेट। करंट एसेट कितने हैं? तो 4 लाख की करंट लाइबिलिटी आ गई। 4 लाख की करंट लाइबिलिटी क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अब अगर करंट लाइबिलिटी 5 लाख 4 लाख की है, तो लॉन्ग टर्म डेट क्या होगा? टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो 12 लाख माइनस 4 लाख, तो ये आता है 8 लाख रुपए। दिस इज योर लॉन्ग टर्म डेट। बोलो, इसमें कोई डाउट? तो आपका लॉन्ग टर्म डेट आया 8 लाख का। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? टोटल एसेट टू डेट। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मैं टोटल एसेट करता हूं तो ये टोटल लाइबिलिटी के बराबर है। और ये क्या होगा? देखो, डेट तो आ गया, आपको टोटल एसेट भी चाहिए। शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट करेंगे तो आ जाएगा ना। शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट करूंगा, टोटल लाइबिलिटी, और वही टोटल एसेट होंगे। तो शेयर होल्डर फंड कितने का है? टोटल डेट कितने का है? तो ये आता है 14 लाख। तो आप बताओ टोटल एसेट टू डेट क्या हो जाएगा? बस निकाल लो कितना आ रहा है। 1.75:1। कॉपी करो फटाफट, सब लोग कॉपी करो। निखिल यहाँ बैठ जाना आगे आके, शेड वहां दिख ही नहीं रहा वहां पीछे से। निखिल तू आजा आगे, यहाँ आजा इधर आगे फर्स्ट बेंच पे। अरे आजा आजा, कोई दोस्त क्या वहां भी तो अकेले बैठा है। करो फटाफट। कर लिया?
कॉपी करो। अब ये अपन ने बात की टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इसमें कोई डाउट? ये वापस समझाओ। कॉपी कर लिया सबने? तो देखो, जो हमने डिस्कस किया था ना, पहला रेशियो मैंने आपको पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन मेजर करता है। सेकंड मैंने बताया सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी कंपनी की लॉन्ग टर्म पोजीशन मेजर करता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अपनी लायबिलिटी कैसे मीट करती है। लिक्विडिटी मैंने आपको दो रेशियो बताए थे, एक तो करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी के अंदर मैंने आपको कल बताया था डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। और अब हम लोग अगला पढ़ रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। कौन सा पढ़ रहे हैं? तो लगाओ नेक्स्ट हेडिंग प्रोप्राइटरी रेशियो। मैंने वैसे इसका फॉर्मूला तो लिखवाई दिया आपको पहले ही। प्रोप्राइटरी रेशियो थर्ड, इसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट। और प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड। प्रोप्राइटर फंड मीन शेयर होल्डर फंड। ये थर्ड कैटेगरी है सॉल्वेंसी रेशियो में। दिस इज योर थर्ड कैटेगरी इन सॉल्वेंसी रेशियो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 पे आओ। पढ़ो क्वेश्चन। Question 59. From the following information, calculate proprietary ratio. अब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रोप्राइटर फंड क्या होगा? वही शेयर होल्डर फंड। तो शेयर कैपिटल में क्या जोड़ दें? तो शेयर कैपिटल 3 लाख का है, तो यह आता है 4,80,000। और टोटल एसेट क्या होंगे? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, 19,20,000। तो अब बताओ प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हो जाएगा? प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट। कितना रहा चेक कर लो आप। 0.25:1। कॉपी कर लो फटाफट इसको। हो गया? क्वेश्चन 65 का ट्राई करो। क्वेश्चन 65 ट्राई करो एक बार अपने आप। क्वेश्चन 65 का ट्राई करो अपने आप। 65 ट्राई करो फटाफट। प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट इक्विटी और टोटल एसेट टू डेट। एक बार करो, कोशिश करो फटाफट। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, डेट इक्विटी और टोटल एसेट टू डेट।
वर्किंग कैपिटल को यूज करके आप पहले करंट लायबिलिटी निकाल लेना, और करंट लायबिलिटी के बाद टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी हटाओगे तो लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा आपका। कितनी आ रही करंट लायबिलिटी? 6 लाख की करंट लायबिलिटी आ रही है, और उसको टोटल डेट में से माइनस कर दो करंट लायबिलिटी को, तो आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। तो टोटल डेट कितना है, इसमें माइनस कर दो 6 लाख, तो 12 लाख का आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। अच्छा, अब अगर 12 लाख का अपना लॉन्ग टर्म डेट आ गया, प्रोप्राइटरी रेशियो में प्रोप्राइटर फंड चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से लॉन्ग टर्म डेट घटा दो तो प्रोप्राइटर फंड बच जाएगा। प्रोप्राइटर फंड क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस, ना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, लॉन्ग टर्म डेट कितना है, तो 3 लाख रुपए अपना कैपिटल प्रोप्राइटर फंड आ गया। और टोटल एसेट क्या होंगे बताओ? आप भले ऐसे भी कर सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, ये मिला के टोटल लायबिलिटी होता है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लायबिलिटी जोड़ोगे तो टोटल एसेट आते हैं, और टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी का बराबर होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है अपना 15 लाख, और करंट लायबिलिटी कितनी है 6 लाख, तो ये 21 लाख आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये वाला समझ आया सबको? वापस समझाऊं ये कैसे किया? क्लियर है? तो अब बताओ प्रोप्राइटरी रेशियो क्या आएगा आपका? प्रोप्राइटर फंड कितना है 3 लाख, और टोटल एसेट 21 लाख, तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज 3 लाख अपॉन 21 लाख, 1/7 वो 14.29 आएगा। ऐसे डेट इक्विटी निकाल सकते हो। डेट इक्विटी कैसे निकालेंगे? लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब तो है अपने पास डेटा अवेलेबल। लॉन्ग टर्म डेट कितना है आपका 12 लाख, डेट इक्विटी क्या होगा? नाउ व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म डेट? लॉन्ग टर्म डेट क्या होगा बोलो? अपने को गिवन है 12 लाख, और शेयर होल्डर फंड अपन अभी निकालें, कितने हैं शेयर होल्डर फंड? तो यार है 4:1। और लास्ट टोटल एसेट टू डेट निकालो। अब टोटल एसेट कितना है 21 लाख, अपॉन डेट कितना है, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट कितना आ रहा है चेक कर लो आप। 1.75:1। सबको क्लियर है? कॉपी कर लिया? कॉपी समझ में आया? अच्छा, अब आगे बढ़े। सॉल्वेंसी रेशियो में हमेशा ध्यान रखना, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट ही होगा, तो सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म पोजीशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब लिखो नेक्स्ट। कल मैंने लिखवाया भी था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अभी आपके सिलेबस में ना मेन एक ही रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हायर लेवल पे डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? शोज कि अपना प्रॉफिट कितना है इंटरेस्ट को मीट करने के लिए, मतलब व्हाट इज द प्रॉफिट अवेलेबल, कि हम कितना कमा रहे हैं एज कंपेयर टू हमारा इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको,
ईबीआईटी अपॉन, अच्छा आप लोगों ने ईबीआईटी वर्ड सुना है? मेरे ख्याल से आपने बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो वहां सुना होगा वर्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ईबीआईटी मतलब होता है अर्निंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैं आपको है ना एक बेसिक फॉर्मेट समझाता हूँ। देखो क्या होता है, सबसे पहले सेल्स की, सेल्स में हमने कॉस्ट लेस की। कॉस्ट में जनरली पहले कौन सी लेस होती है? वेरिएबल कॉस्ट। पहले कौन सी लेस करते हैं हम लोग? वेरिएशन, परचेज कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस सारे आ गए। तो ये आता है आपका, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? अभी तुम ईपी के अंदर पढ़ोगे, ये वाला एक टॉपिक है, दैट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में जब हम लोग फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाते हैं ना, तो ये आता है ईबीआईटी। अब है ना, अपन लोगों ने ध्यान है कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था, अपन ने वहां पे ये डिफरेंस पढ़ा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अभी आप एक चीज समझना, जैसे मान लो मैं रेंट पे करता हूँ। अब रेंट पे कर रहा हूं, तो रेंट पे करना कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। मैं इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग। अब आप मेरी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब जो मैं रेंट दे रहा हूँ बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट है। मैंने इसमें अभी फाइनेंसिंग कॉस्ट लेस नहीं की, इंटरेस्ट हो गया वो सब लेस नहीं किया। इंटरेस्ट प्योर जो मेरा बिजनेस है, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, प्योर पढ़ाने का जो प्रॉफिट है वो कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मान लो मैंने पढ़ाते पढ़ाते कोई इन्वेस्टमेंट की, वहां से मेरे को कोई इनकम आई, तो ये अपन ने कैश फ्लो में पढ़ा था, वो अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। तो यहां जब मैंने बात किया ना ईबीआईटी का, ईबीआईटी वर्ड मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसमें अभी तक इवन मेरे को मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट लेस करना बाकी है। अब इसमें मैं लेस किया इंटरेस्ट ऑन डेट। इंटरेस्ट किसके ऊपर? मान लो डिबेंचर पे इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट डिबेंचर पे हो गया या बैंक लोन पे कोई इंटरेस्ट है, वो मैंने इसमें से लेस करा। अब वो लेस करने के बाद मेरे सामने जो फिगर आएगा वो आता है ईबीटी। किसका फिगर आता है? दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या आता है? अब इसके बाद ध्यान रखना, हम लोग पहले क्या लेस करते हैं? टैक्स। तो आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। और इसमें लेस करते हैं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। आपको मैं अभी नोट करा दूंगा, आपसे पहले समझ लो एक बार। अब है ना, आप इसको ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड बोला, सबसे पहले मैंने बोला ईबीआईटी, ये वाला जो वर्ड है, इसको हम लोग एक और किस नाम से जानते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैंने इसमें लेस किया इंटरेस्ट, डिबेंचर, बैंक लोन, तो आया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब है ना, आप जैसे मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले भी क्वेश्चन पूछा था, डिबेंचर और इक्विटी कौन सा सस्ता सोर्स है फाइनेंस का, और क्यों? फ्लोटेशन कॉस्ट और, अच्छा मैंने आपसे ऐसा बोला डिबेंचर वर्सेस इक्विटी, आप कह रहे हो सर मेरे को अगर फाइनेंस करना है, मैं आपको बताता हूँ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस आज से चलता ही नहीं, मतलब बहुत रेयर सोर्स है, ना तो शेयर होल्डर लेना पसंद करता है, ना कंपनी प्रेफरेंस इशू करना पसंद करती है। कारण क्या है? लाइबिलिटी फिक्स है, चलो पहले बोला आपने फिक्स डिविडेंड है, बट इसमें आपको तभी देना है जब प्रॉफिट कमाओगे, बट डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है। अच्छा इन्वेस्टर, आप प्रेफरेंस लेना आप भी पसंद नहीं करते, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी पसंद भी नहीं करती इशू करना, इसलिए प्रेफरेंस का मार्केट तो बिल्कुल लगभग खत्म हो गया। जो पुराने इशू के वो चल रहे हैं लगभग, और इनमें भी कंपनी तक रूल लिया है कि जो भी प्रेफरेंस है वो 20 साल के अंदर रिडीम करने कंपनी को। अभी आप मेरे को बताओ, प्रेफरेंस एज ए इन्वेस्टर आपको लगता है कि यार अगर मैं प्रेफरेंस लेता हूं तो कंपनी कमिट क्या करती है? फिक्स डिविडेंड, और वो भी श्योरिटी नहीं है, वो तभी मिलेगा जब कंपनी बस क्या होगा? प्रॉफिट। हाँ ठीक है, अगर आपकी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 3-4 साल तक नहीं मिला तो कंपनी कंपल्शन आती है, बट अभी मैं क्यूमुलेटिव में जाता नहीं हूं। एक प्रेफरेंस का बेसिक कंडीशन है कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो देना है, वरना नहीं देना है। अब अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो, आपके सामने डिबेंचर, इक्विटी और प्रेफरेंस, अब आप क्या प्रेफर करोगे बताओ? मतलब आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप कंपनी के डिबेंचर लोगे, आप इक्विटी खरीदोगे, या प्रेफरेंस खरीदोगे?
हाँ, चलो आपका मतलब आप एज ए इन्वेस्टर मान लो आपके पास 5 लाख रुपए पड़े, हाउ वुड यू ट्राई टू इन्वेस्ट, वेदर यू वुड इन्वेस्ट इन डिबेंचर ऑफ द कंपनी, इक्विटी और प्रेफरेंस? हाँ, सब में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, आप कह रहे हो सर आधा आधा इन्वेस्ट करें, ठीक है ना? अभी आप पता है एक चीज समझो, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, मान लो एक पर्सन है लेट से जिसकी एज 60 इयर्स है, ठीक है ना, चलो इधर ध्यान दो, देखो अब मैंने ऐसा बोला 5 लाख रुपीस थे, आप इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हो डेट है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है। अब पता है अगर आपका परसेप्शन ऑफ द इनकम, आप चाहते हो मेरे को फिक्स इनकम मिले, अगर आपका गोल है कि मेरे को इनकम फिक्स मिले, ठीक है ना, तो देखो सबसे पहली बात है, अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को इनकम फिक्स चाहिए, है ना, ग्रोथ होनी हो बट एक फिक्स है कि मेरे को 7-8% का ब्याज हर साल मिलता है, तो आप प्रेफरेंस इसलिए प्रेफर नहीं करोगे, आपको पता है वहां पे कंपनी प्रॉफिट होगा तो देगी वरना देगी नहीं कंपनी, तो फिर आपको लगता है फिर बेटर है हम लोग डिबेंचर ले लें, क्योंकि वहां एटलीस्ट श्योरिटी तो है इंटरेस्ट मिलने की। अच्छा, अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो, आपको ऐसा लगता है कि कंपनी जब पैसा हो तब दे, और इक्विटी में एक फायदा क्या होता है, डिविडेंड वेरिएबल होता है, ज्यादा कमाएगी तो ज्यादा मिलेगा, और इक्विटी की ग्रोथ भी होती है, तो प्रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि फिक्स इनकम का टारगेट है तो बेटर है गो फॉर डिबेंचर, और ग्रोथ का टारगेट है तो गो फॉर इक्विटी, इसलिए प्रेफरेंस नहीं, एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू प्रेफरेंस पसंद नहीं होती। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू दिक्कत क्या आती है कि इंटरेस्ट, कंपनी को डिबेंचर इशू करने में फायदा क्या होता है, कंपनी को फंड रेज करना है, डिबेंचर पे जो कंपनी इंटरेस्ट दे रही ना, आप एक चीज समझो, कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया, इससे आपका अल्टीमेट प्रॉफिट कम हुआ, और प्रॉफिट कम हुआ तो उससे क्या होगा, आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम होगी, तो डिबेंचर पे जो आप इंटरेस्ट देते हो ना, वो एक तरह से आपको टैक्स में बेनिफिट देता है, बट इक्विटी पे जो आप डिविडेंड देते हो वो टैक्स में बेनिफिट नहीं देता है, तो इक्विटी एक तरह से महंगा सोर्स है फंड्स का, ठीक है ना, और इक्विटी महंगा क्यों है, क्योंकि इक्विटी पे हमको टैक्स, आप ये फ्लोटेशन कॉस्ट वॉस्ट नहीं होता कुछ भी, सिंपल इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स का बेनिफिट मिलता है, अब ये ध्यान रखना डिबेंचर में, बिकॉज व्हाटएवर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग ऑन डिबेंचर दैट इज अवेलेबल फॉर टैक्स बेनिफिट, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना, तो अब लिखो इसके अंदर कैलकुलेशन हो, ठीक है, तो अब लिखो आप एक बार इंटरेस्ट कवरेज में, देखो आप कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी, तो अब कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी, इसी में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में लिखो कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी, पहले इसमें ऐसे लिखो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, या आप प्रॉपर है ना, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट ही लिख लो एक बार टोटल कॉस्ट, देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है कंट्रीब्यूशन, लेस करो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, EAT, that is earning after tax, ये स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओ फटाफट, ये फॉर्मेट बनाओ एक बार, अब देखो इस फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहां मैंने बताया सेल में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे सामने, कंट्रीब्यूशन, मैं फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर रहा हूं तो आ रहा है ईबीआईटी, इंटरेस्ट लेस कर रहा हूं तो आ रहा है ईबीटी, ईबीटी को बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स लेस किया तो है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब है ना, आप एक चीज समझना, अपन जब भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल रहे हैं, और अज्यूम करो अपन इस वाले पर्टिकुलर स्टेज पे ये इंफॉर्मेशन है, आपको इंफॉर्मेशन है अर्निंग आफ्टर टैक्स की, अब अर्निंग आफ्टर टैक्स से अगर हमको ईबीआईटी पे जाना है तो आप बताओ क्या करोगे ऐड,
टैक्स ऐड करोगे और इंटरेस्ट ऐड करोगे। मैंने आपको ये फॉर्मेट इसलिए लिखा है ताकि आप अर्निंग आफ्टर टैक्स से ईपीआईटी जाने तो आपको लॉजिक समझ आ जाए, हमको रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, इफ अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन, then EBIT equals to, रितेश, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन, तो इसमें लिखो आप प्लस टैक्स, तो ये आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, और प्लस इंटरेस्ट, तो ये आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में टैक्स जोड़ोगे तो आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, और ऐड करोगे इंटरेस्ट तो आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अच्छा, एक और चीज मेरे को बताओ, मान लो टैक्स की रेट 30% है, सुना ध्यान से, अज्यूम करो टैक्स की रेट 30% है और अर्निंग आफ्टर टैक्स गिवन है आपको 7000। ये एग्जांपल सब लोग समझो, रटना हो तो फॉर्मूला मैं अभी बता दूंगा, रटने वाला फॉर्मूला, बट जो लोग समझना चाह रहे हो समझ लो, ठीक है ना? अर्निंग आफ्टर टैक्स 7000 गिवन है और टैक्स की रेट 30% है। मैं बोलता हूँ मेरे को अर्निंग बिफोर टैक्स निकालनी है, कैसे निकालोगे बताओ? इतना इजी क्वेश्चन होता तो मैं पूछता ही नहीं, टैक्स 30% प्लस करना होता तो मैं पूछता ही नहीं। अर्निंग आफ्टर टैक्स 7000 है, टैक्स की रेट 30% है, मेरे को अर्निंग बिफोर टैक्स निकालनी है, कैसे निकालूंगा ये बताओ? इंटू 30 अपॉन, फिर वापस रटे रटे जवाब। आप दिमाग लगाओ ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर रटन के नहीं बताना है अपने को, थोड़ा सा फोकस करो। 30 अपॉन 130 क्यों बोलेंगे, क्यों करेंगे, और 30 अपॉन 130 का लॉजिक क्या है? 70 अपॉन 70 अपॉन 70%। हाँ ठीक है, क्यों किया ऐसा? गुड। पता है, देखो आप एक चीज समझो, टैक्स 30% है तो अपने आफ्टर टैक्स कितना बचेगा, और ये खुद 70 के बराबर है, तो 100 पे कन्वर्ट करना है, तो 7000 में डायरेक्ट क्या डिवाइड कर दो, तो 10,000 अपना अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। सिंपल लॉजिक, समझ आया? 30% डायरेक्ट इसका मत निकाल देना, तो गलत हो जाएगा। ये अपन, मैंने आपको इसलिए 11th क्लास में मैनेजर्स कमीशन कंसेप्ट पढ़ाया था बहुत डिटेल में, वहां मैंने बताया भी था लॉजिक हर चीज का। आप सिर्फ ये ध्यान रखो, अगर न्यूमरेटर में जो चीज है वही डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। आपकी जो भी अर्निंग है, मान लो 100 रुपए कमाते हैं अपन, 70 रुपए 30 रुपए टैक्स भरते, तो 70 बचते, तो 7000 कुछ 70 के बराबर है। अच्छा अज्यूम करो, मैं बोलता हूँ टैक्स का अमाउंट 3000 रुपए और टैक्स की रेट 20% है। मैंने ऐसा बोला टैक्स का अमाउंट 3000 है, टैक्स का अमाउंट 3000 है ना, और टैक्स की रेट 20% है, तो बोलो प्रॉफिट कितना होगा, कैसे निकालूंगा? मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल पूछ रहा हूँ, आप भूल जाओ ऊपर वाला एग्जांपल, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन है मेरा। टैक्स की रेट 3000 है, टैक्स की रेट 20% है, बताओ मेरा प्रॉफिट कितना होगा? हाँ बताओ, 3000, 3000 डिवाइड बाय 20। अब 3000 खुद किसके बराबर है? इंटू 100, मतलब इतना आपका प्रॉफिट होगा, इसमें 20% वापस 3000 आ जाएगा। समझे बात को? तो ये तो एक समझने वाला पॉइंट हो गया। अब जिसको लगता है नहीं सर हमको समझना वमझना नहीं है, सिर्फ रटना है, तो रटने वाला भी लिख लो आप। तो लिखो इफ EAT is given, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स इज गिवन, and earning before tax is to be calculated, then earning after tax upon 1 minus tax rate,
ये तुम्हारी बुक में ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना। अर्निंग बिफोर टैक्स इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑन वन माइनस, बट आपको लॉजिक समझ आया वन माइनस टैक्स क्यों किया, ठीक है ना। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ रटना नहीं है अपने को, आप लॉजिक समझ लो सिंपल। अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन वन माइनस टी, माइनस 0.3 करोगे तो 0.7 बचेगा ऑटोमेटिक। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फिगर सेम होने चाहिए, हमेशा जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ध्यान रखो, बेस वही चलना चाहिए। और अगर ईबीआईटी निकालना है तो अब क्या करेंगे बताओ, ईबीटी में क्या जोड़ दें हम लोग, इंटरेस्ट, तो ईबीआईटी आ जाएगा आपका। आई बात समझ में, लॉजिक समझ जाना है ना, मेरा मेन पर्पस तुमको लॉजिक समझ आ जाए। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इन्फॉर्मेशन के डायरेक्ट कर लोगे क्वेश्चन तो। क्वेश्चन नंबर 68 देखो एक बार आप लोग, क्वेश्चन नंबर 68 देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 6% डिबेंचर है 20 लाख के, तो बोलो इंटरेस्ट कितना होगा, 20 लाख पे 6%, एक 20 का इंटरेस्ट है और टैक्स की रेट 30% है। अब मेरे को बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा, 7 लाख में 1,20,000 जोड़ के डिवाइड करूं या डायरेक्ट 7 लाख को डिवाइड कर दें 30% से, क्या 7 लाख को 30% से डिवाइड कर दें या 7 लाख का 30% निकाल लें, तो क्या करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आने के लिए, किसको डिवाइड करें, 7 लाख को किससे डिवाइड करें बोलो, तो लिखो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू 7 लाख अपॉन 70%। लॉजिक आ रहा है समझ में, ऐसे क्यों किया, तो लिखो आप तो ये कितना आता है 10 लाख, और ईबीआईटी कितना आएगा, तो 10 लाख प्लस इंटरेस्ट, ये आ रहा है 11,20,000 रुपए। ये क्लियर है सबको। नाउ व्हाट इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 11-20 अपॉन इंटरेस्ट, तो ये करोगे तो 9.33 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर है सबको, कोई डाउट, अगला वाला करो ट्राई एक बार, 69 देखो, 69 में को बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, बिल्कुल नेक्स्ट वाला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो, क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बताओ, ये होगा, ये 60% के बराबर है ना, टैक्स रेट 40%, मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स 60% है अपनी, तो ये कितना आया 2 लाख रुपए। अब इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1 लाख का 15% और 1 लाख का 12%, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 15,000 प्लस 27,000 रुपए।
तो आपका ईबीआईटी कितना आएगा? 2,27,000। तो इंटरेस्ट कवरेज इज 2,27,000 अपॉन कितना है? 8.41। अंश लिखो फटाफट, वेट किसा कर रहे हो? कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो प्री बोर्ड के अंदर तीनों पेपर के अंदर फेल है। मैं आपको है ना एक दो तो हिंट दे ही देता हूँ एक बार, क्योंकि कुछ बच्चे का तो क्या, तो कुछ तो ज्यादा अपने को ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं। तीनों पेपर में गए हैं बच्चे। ध्रुव, एकलव्य आया नहीं आया? एकलव्य बिल्कुल डब्बा हो गया। नैना, तीनों पेपर में जा रहे हो आप। रिद्धिमा, वैभव, और बाकी कुछ बच्चे जस्ट मार्जिन पे पास हैं। अंश बिल्कुल मार्जिन पे पास हो रहा है। तेरे 38-39 ऐसे नंबर हैं सब में। मतलब ये तो हिंट दे दी, मैं बता भी दूंगा मंडे को तो मोस्ट वाली कॉपीज, मंडे ट्यूसडे सारी कॉपीज बता दूंगा मैं आप लोगों को। कुछ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मतलब वो थोड़ी और एफर्ट डालेंगे तो और अच्छा कर सकते हैं। जैसे सानवी डिड एक्सेप्शनली वेल, धैर्य का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। फिर कृतार्थ भी ठीक है, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट है बट ठीक है, अच्छा चल रहा है कृतार्थ भी। लक्षित अच्छा है। कुछ थोड़ा सा डिक्लाइन जा रहा है, स्टार्टिंग से जो आया था अभी थोड़ा सा डिक्लाइन है प्री बोर्ड में। देन नन्ही शक्तावत का काफी अच्छा है, राशि अच्छा है, रिद्धि ठीक है, रिद्धि भी अच्छा है, रिद्धि का परफॉर्मेंस भी। सोनाक्षी का भी अच्छा है, वीनल डिड ऑल्सो गुड, विक्रम भी ठीक है, याशवी भी ठीक है, बढ़िया है ना। इन बच्चों का तो बहुत अच्छा है। और याशिका तो एग्जाम देने भी नहीं आई है, वो तो ठीक है। वो तो अर्शिया अच्छा है, अर्शिया का भी है ना। अब वो मेरे को नहीं पता तबीयत खराब थी क्या थी वो तो, बट ठीक है। वैसे वो मेरी क्लास में भी नहीं आती वैसे, वो तो 2 साल से तो मेरी क्लास में भी दिखी मेरे को कभी भी। रितेश तो भिंडा हो रहा है, रितेश पागलपन की राह पे चल चुका है रितेश भी। रितेश 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 ठीक है, रितेश भी हाँ, रितेश ठीक है, लक्षित भी ठीक है। देखो ये कुछ बच्चे जिनका मैं नाम लिया ना वो तो ठीक है, बाकी जो ये बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, और ये यहाँ ध्यान रखना, ये जो कुछ की दोस्ती है ना, वो दोस्त तो पढ़ लेते हैं, नाले वो नहीं पढ़ते। वैभव, वो भावेश तो पढ़ लेता है, तू नहीं पढ़ता है। वो तो तेरे को पागल बना रहा है वैभव, वो तेरा दोस्त भी नहीं है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। अंदर से जैसे दुश्मनी थी उस भावेश की। वो तेरे को सजेस्ट करता है पढ़ाई मत कर, तू नहीं पढ़ता, वो नंबर ठीक ला रहा है, तू भिंडा हो रहा है उसके चक्कर में। मतलब भावेश तो नंबर फिर भी ठीक ला रहा है। ठीक है, मंडे वैसे मोस्ट ऑफली सारी कॉपीज मिल जाएगी आपको, मंडे हम लोग करवा देंगे सारा कॉपीज, ठीक है ना। चलो ये कर लिया, ये हो गया। तो क्वेश्चन 69 अपना कंप्लीट है। 69 क्लियर है वाला? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज। अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ जो रेशियो है वो टर्नओवर रेशियो ऑब्लिक एक्टिविटी रेशियो कर लो आप। टर्नओवर रेशियो ऑब्लिक एक्टिविटी रेशियो।
टर्नओवर रेशियो ऑब्लिक एक्टिविटी रेशियो लिखना। These ratio estimates the relationship of company resources with sales or cost of goods sold. Estimate the relationship of company resources with sales or cost of goods sold. These ratios. These ratio estimate the relationship of company resources with sales or cost of goods sold. और उसमें पहला रेशियो लिखो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक कह दो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैं आपको है ना मंडे ट्यूसडे को अकाउंट्स के लगभग 5-6 सैंपल पेपर्स दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो मतलब उसको मैं नेक्स्ट वीक में एवरी ईयर उसको बच्चों को देता हूँ और वो एक बार एक एक करके दूंगा मैं। एक सैंपल पेपर दूंगा, आप 4 दिन के अंदर सॉल्व करना, नेक्स्ट उसी को मिलेगा वो सॉल्व करके आएगा। नहीं तो मैं फोटोकॉपी कॉस्ट भी वेस्ट नहीं करूंगा उसके लिए, ठीक है ना। तो मंडे से मैं स्टार्ट कर दूंगा आपको सैंपल पेपर देना, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार स्टार्ट कर लेना, उसके अंदर मतलब लगभग लगभग 10 एक सैंपल पेपर तुमको करवा दूंगा मैं। इको के अंदर भी मिल जाएंगे और बिजनेस के भी मिल जाएंगे आप लोगों को। 3 कोर पेपर्स के तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे देना एक बार आप लोगों को, है ना। तो बट मंडे को मैं अकाउंट्स का दूंगा, अगला पेपर उसी को दूंगा जो सॉल्व करके आएगा, ध्यान रखना। अगर आप सिर्फ जबरदस्ती पेपर ले होगे ना यहाँ से, मैं पेपर दूंगा ही नहीं आप लोगों को, फोटोकॉपी वेस्ट भी नहीं करूंगा मैं, कॉस्ट में बहुत महंगी पड़ती है फोटोकॉपी मेरे को, ठीक है ना, इसलिए वो कॉस्ट भी वेस्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो लिख लिया स्टॉक टर्नओवर रेशियो, लिखो फॉर्मूला इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वैसे अपन लोग पढ़ भी चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और फिर लिखो एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, cost of goods sold is equal to opening plus purchase plus direct expense minus closing stock. Average stock is opening plus closing stock upon 2। अच्छा इसमें लिखो जीपी इक्वल्स टू सेल्स माइनस सीओजीएस। कभी अपने को ग्रॉस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन और सेल्स की इंफॉर्मेशन हो तो सीओजीएस निकाल सकते हैं आराम से हम लोग। आपके दिसंबर एंड में वापस प्री बोर्ड होंगे, ध्यान रखना। हाँ न्यू ईयर पे प्री बोर्ड होंगे, 100% होंगे, है ना। दिसंबर मिड नहीं, दिसंबर एंड में होंगे क्योंकि वहां बच्चे सब बर्बाद करते हैं टाइम, इसलिए प्री बोर्ड दिसंबर एंड में ही होंगे। हाँ। नहीं वही 31 नहीं है, और कोई बोलना भी मत कि हमको नहीं देने, दिसंबर एंड में ही होंगे। विंटर ब्रेक्स नहीं है इस बार कुछ भी, हाँ, कोई विंटर ब्रेक्स नहीं है। अब कौन सी विंटर ब्रेक, एग्जाम आ रहे हैं 1 महीने बाद तो, ठीक है ना। हो गया, इसलिए न्यू ईयर पार्टी का टिकट कराना ही मत, मैं पहले ही बोल रहा हूँ बहुत क्लियर। लिख लिया आप लोगों ने। टर्फ रखेंगे दिसंबर फर्स्ट वीक, टर्फ है दिसंबर फर्स्ट वीक, ठीक है ना। कर लिया ये वाला,
हो गया? ठीक है, अब आ जाओ एक बार आप क्वेश्चन नंबर 79 देखो। अच्छा ये ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को है ना, यहाँ आपको सीओजीएस को एक और नाम जानते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सीओजीएस को हम लोग एक और नाम जानते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। COGS is also known as cost of revenue from operations. अच्छा क्वेश्चन में मान लो अगर आपको जीपी रेशियो गिवन है 20%, मान लो ऐसे डायरेक्ट लिखा है जीपी इक्वल टू 20%, और ये नहीं बता रखा है जीपी किसके ऊपर है, तो बाय डिफॉल्ट 20% हमेशा सेल्स का निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। कॉस्ट का हमेशा स्पेसिफाइड होगा। अगर जीपी रेशियो डायरेक्ट बोल रहा है 20%, मतलब 20% ऑफ सेल्स। अब एक बार आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखो 81 देखो पहले आप। 81st क्वेश्चन देखो एक बार आप। शो फ्रॉम द फॉलोइंग, अपने को क्वेश्चन 81, अपने को ओपनिंग स्टॉक गिवन है 5 लाख का, परचेज गिवन है 3,90,000, so 50,000 ओपनिंग स्टॉक, परचेज 390, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स गिवन है 6 लाख की, और जीपी रेशियो है अपना 30%। अब कुछ भी गिवन नहीं हो, 30% किसका निकलेगा, तो आप बताओ आपका जीपी कितना आएगा, 6 लाख का 30%, 180, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा बताओ। तो ये आता है 4,20,000 रुपए। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होगा, ओपनिंग प्लस परचेज। नाउ व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000, परचेज है अपने पास 390, तो इसको यूज करके आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। थ्री 390 तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, निकालो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 20,000, तो क्लोजिंग स्टॉक आया अपना 20,000, तो एवरेज स्टॉक निकल जाएगा इससे। क्लोजिंग स्टॉक 20,000, तो आपका एवरेज स्टॉक कितना आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ओपनिंग कितना है, तो एवरेज 35,000 आया, तो आपका इन्वेंट्री का टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा, 4,20,000 अपॉन कितना आता है, निकालो कितना आ रहा है, 12 टाइम्स। क्लियर है, हो गया सबसे। इसी पैटर्न पे 83rd क्वेश्चन होमवर्क कर लेना। एटी थ्री क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, 83rd वाला। हो गया, 84 देखो, देखो सेल्स अपने को 16 लाख गिवन है, और इसमें आपको ग्रॉस लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। लॉस कितना है, अब मेरे को एक बात बताओ, 16 लाख की सेल है और 5% का लॉस है,
तो कॉस्ट ज्यादा होगी कम होगी? लॉस जुड़ जाएगा, ध्यान रखना सीओजीएस पे जाने के लिए। तो आएगा 16,80,000 रुपए। और एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा? 1680/220 कितना आ रहा है, चेक कर लो आप। 7.64। क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? अगला 85th क्वेश्चन देखो। देखो सेल 4 लाख की है, जीपी 1 लाख का है। आ जाओ नेक्स्ट पे, एक बार करो 85 देखो। एटी फिफ्थ पे ध्यान दो। 4 लाख की सेल है, 1 लाख का जीपी है, तो बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा? 4 लाख माइनस 1 लाख। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 रुपए। और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग कितना ज्यादा है ओपनिंग से, तो बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? 80,000। क्लोजिंग 40,000 ज्यादा है ना बेटा ओपनिंग से, तो एवरेज स्टॉक क्या आएगा बोलो आपका? 1 लाख रुपए। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। 3 टाइम्स। क्लियर है सबको? क्लियर है? 87 देखो। 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द इन्वेंट्री टर्म्स 8 टाइम्स है। ये द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन 2 लाख सीओजीएस है, इन्वेंट्री टर्न 8 टाइम्स है, तो ये किसके बराबर होगा? 8 इक्वल टू सीओजीएस कितना है? तो एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा आपका? 2 लाख अपॉन 8, 25,000 रुपए। अब बोल रहा है इन्वेंट्री एट द एंड निकालो। अगर इन्वेंट्री एंड की 1.5 टाइम है बिगनिंग के, बोल रहा है कि आप इन्वेंट्री एट एंड निकालो, अगर इन्वेंट्री एंड में 1.5 टाइम है किसके, तो मैं ले लेता हूं लेट ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू एक्स, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 1.5x। 1.5 टाइम्स है ना, अगर ओपनिंग स्टॉक एक्स है, बोल रहा है 1.5 टाइम्स है बिगनिंग के, तो एवरेज स्टॉक क्या हो जाएगा बताओ? ये किसके बराबर है? 25,000 के बराबर।
तो निकालो x कितना आ रहा है, 50,000, 50,000 अपॉन 2.5 कितना आ रहा है, चेक करो, 30,000, कितना 30 आ रहा है, 20 आ रहा है, सॉरी 20,000 रुपये कर देते हैं। पता नहीं कहाँ गया। तो ओपनिंग स्टॉक 20,000 कर दो तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा, 50,000 2.5 करोगे तो 20 आ जाएगा, तो क्लोजिंग आ जाएगा 30। नोट है ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ गया, वो आईपैड ही हैंग हो रहा है, किसी और से नोट कर लो। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन 92 होमवर्क कर लेना, 92 और 93 होमवर्क कर लेना, 92 और 93 दो होमवर्क कर लेना, ठीक है, इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।